बगैर किसी दूरबीन या टेलीस्कोप के सिर्फ कागज़ और कलम की मदद से एक नया प्लैनेट डिस्कवर किया गया। यह कारनामा आज से 175 साल पहले फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उर्बैन लीवेरियर ने अंजाम देकर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरत में डाल दिया। लेकिन आखिर कैसे? द रियल बेस की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। डियर, इस कहानी की शुरुआत एक सेब से होती है जो ज़माने भर में मशहूर फिजिसिस्ट सर आइजैक न्यूटन के सामने पेड़ से टूटकर ज़मीन पर गिरा था। ये मंज़र देखकर वह गहरी सोच में पड़ गए कि आखिर सेब टूटकर साइड पर या फिर ऊपर क्यों नहीं गया, सीधे नीचे ही क्यों आया। इस वाक्य की बुनियाद पर उन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बनाया, जिसे न्यूटन का ग्रेविटी लॉ भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक स्पेस में कोई भी दो चीज़ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, और जो छोटे मास वाली चीज़ को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, इस अट्रैक्शन को ग्रेविटी कहा जाता है। यही ग्रेविटेशनल लॉ सिर्फ हमारी दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे सोलर सिस्टम और पूरे यूनिवर्स पर भी अप्लाई होता है। इसकी सबसे बड़ी आसान और इजी एग्जांपल हमारे ही सोलर सिस्टम की है। मतलब हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सूरज है, और सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाले तमाम प्लैनेट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक खास ऑर्बिट में इसके गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा चांद भी इसी ग्रेविटेशनल लॉ के तहत पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी जो चांद से कई गुना बड़ी है, वो चांद को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। दूसरी तरफ चांद बेशक ही छोटा है, लेकिन कुछ न कुछ ग्रेविटी उसकी भी है। चांद इतना भी ज्यादा ग्रेविटी नहीं है कि वो अर्थ को उसके ऑर्बिट से हिला दे, लेकिन वो समंदर के पानी को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से समुद्र में लहरें पैदा होती हैं। अगर एक मिनट के लिए ये सोच लिया जाए कि चांद हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा, बल्कि सिर्फ रुका हुआ है, तो मालूम है इसका नतीजा क्या होगा? चंद मिनटों में चांद हमारी धरती से आ टकराएगा। जी हाँ, जहाँ अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, वहीं इसके ऑर्बिट करने की वजह से, गोल गोल चक्कर लगाने की वजह से एक फोर्स पैदा होती है जो उसको बाहर की तरफ धकेलती है। इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। चांद की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटी दोनों इक्वल हो जाने से ही चांद अपने फिक्स ऑर्बिट में ही घूमता रहता है। ठीक इसी तरीके से ही सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। न्यूटन के इस ग्रेविटेशनल लॉ पे कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिसर्च हुए, और ये साबित हुआ कि हमारी कायनात का पूरा निज़ाम इसी लॉ पर डिपेंड करता है। ये बात हो रही है साल 1840 की, जब हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट यूरेनस हुआ करता था। हमारे अर्थ से 4 गुना बड़ा यह प्लैनेट कुछ ही अरसे पहले 1781 में एक टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। लेकिन इस प्लैनेट के ऑर्बिट में एक अजीब सी गड़बड़ नोटिस की गई। गड़बड़ ये थी कि ये न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ पर पूरी तरह अमल नहीं कर रही थी। ये अपने ऑर्बिट में एक ख़ास पॉइंट पर आकर अपने आप इधर उधर होने लगती थी। ग्रेविटेशनल लॉ जिसकी वजह से पूरी यूनिवर्स का सिस्टम चल रहा है, सिर्फ एक प्लैनेट कैसे इस लॉ के खिलाफ कार्य कर सकता है? पूरे 60 सालों तक दुनिया भर में एस्ट्रोनॉमर्स यूरेनस के ऐसे अनोखे अमल को देखकर परेशान थे। इसमें से एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उर्बैन लीवेरियर भी थे। वे सारी रात यूरेनस को स्टडी करते रहते, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल लॉ के अगेंस्ट हरकत करना और अपने ऑर्बिट से निकल जाना उनकी समझ से भी बाहर था। लीवेरियर का कहना था कि ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में मुमकिन हो सकता है कि जिस पॉइंट पर यूरेनस अपने ऑर्बिट से निकलकर और ऊपर नीचे मूव करता है, वहाँ उसके करीब कोई बहुत बड़ा मास या प्लैनेट हो। लेकिन मसला भी यही था कि उसके आसपास कोई प्लैनेट या कोई मास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि कुछ एस्ट्रोनॉमर ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था कि न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ में ही कुछ गड़बड़ है, शायद ये लॉ ही गलत है। लीवेरियर, जिन्होंने अपनी ज़्यादातर जिंदगी स्टार और प्लैनेट्स पर रिसर्च करके गुजारी थी, वो अपनी बात पर डटे रहे कि ग्रेविटेशनल लॉ बिल्कुल सही है, बल्कि यूरेनस को कोई दूसरा प्लैनेट और अट्रैक्ट कर रहा है। 23 सितंबर 1846 की रात को लीवेरियर एक मामूल के मुताबिक दोबारा आसमान की तरफ देखकर गहरी
गहरी सोच में थे तभी उन्होंने एक कागज़ और कलम उठाया और एक लंबा चौड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में मशरूफ़ हो गए। जब कैलकुलेशन का रिजल्ट आया तो उन्होंने यूरेनस के पास एक पिन पॉइंट की निशान लगाई। उनका कहना था कि इस पॉइंट पर ज़रूर कोई दूसरा प्लैनेट यूरेनस के करीब मौजूद है। न सिर्फ उसका पोजीशन बल्कि लेवेरिये ने उसका मास भी कैलकुलेट किया और इसका नतीजा निकाला कि इस सीक्रेट प्लैनेट का मास भी यूरेनस जितना ही है। जब उन्होंने ये तमाम डिटेल्स पब्लिक कर दी तो थ्योरी को पोस्ट करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स ने लेवेरिये का ठीक ठाक मजाक उड़ाया, क्योंकि यूरेनस के करीब ऐसा कोई प्लैनेट जाहिर तौर पर मौजूद ही नहीं था। उन्होंने ये तमाम डिटेल्स बर्लिन में मौजूद सबसे बेहतरीन ऑब्जर्वेटरी को भेजी और उनसे रिक्वेस्ट भी की कि स्पेस के ठीक इस खास हिस्से में यूरेनस के करीब किसी बेहतरीन टेलीस्कोप से देखा जाए। बर्लिन ऑब्जर्वेटरी के डॉक्टर जोहान गॉटफ्रेड गेल ने जब आसमान के उस खास हिस्से में देखा तो उनको भी उस हिस्से में अंधेरे आसमान के सिवा कुछ न दिखा, लेकिन जब थोड़ी और फोकस किया गया तो वाकई में ठीक लेवेरिये की बताई हुई जगह पर एक नीला सैयारा तैर रहा था। इसका साइज़ वाकई यूरेनस जितना ही था। इसमें हमारे अर्थ जितने 4 प्लैनेट्स फिट आ सकते थे। कुछ यूँ समझ लें कि यदि अर्थ एक टेनिस बॉल है तो यह सीक्रेट प्लैनेट बास्केटबॉल है। लेवेरिये की प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी और हमारे सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट ढूंढा जा चुका था, जिसको आज हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। नेपच्यून एक पहला प्लैनेट है जिसको किसी टेलीस्कोप से नहीं बल्कि मैथ के फार्मूला से ढूंढा गया, कागज़ और कलम की मदद से ढूंढा गया। इस प्लैनेट को लेवेरिये से पहले मशहूर ज़माना और टेलीस्कोप के इन्वेंटर गैलीलियो ने भी देख रखा था, लेकिन गैलीलियो हमेशा इसको एक स्टार मानते थे। हालांकि उन्होंने अपने कई ड्राइंग्स में भी इसको ड्रा किया था, लेकिन सिर्फ एक स्टार की हैसियत से। यही कारण है कि इस प्लैनेट को खोजने का सारा क्रेडिट गैलीलियो के बजाय लेवेरिये को जाता है। क्रेडिट तो इनको मिल ही गया था, लेकिन ये चाहते थे कि इस प्लैनेट का नाम लेवेरिये अपने नाम से जोड़ना चाहते थे, उनके नाम से जोड़ा जाए। पर क्योंकि उस वक्त प्लैनेट के नाम हमेशा देवताओं के नाम पर ही रखे जाते थे, इसी वजह से कई लोगों को इस प्लैनेट का नाम लेवेरिये के नाम से जोड़ने में ऐतराज़ था। सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद इसका नाम रोमन देवता नेपट्यून के नाम पर रखा गया। सन 1989 में नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट इस नेपच्यून के पास से पहली बार गुजारा गया। 3000 मील दूर से वॉयेजर 2 ने नेपच्यून की कई फोटोग्राफ्स खींची। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर और सबसे आखिरी प्लैनेट है। सूरज से इतना दूर होने की वजह से ही यहाँ का टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस रहता है। नासा के मुताबिक यह बर्फ़ का बहुत बड़ा जाइंट है जहाँ हर वक्त तूफ़ान चल रहे होते हैं। ऐसे तूफ़ान जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर तक रहती है। याद रहे कि अर्थ पर, हमारे पृथ्वी पर सबसे तेज़ तूफ़ान की स्पीड 407 किलोमीटर पर आवर तक की रिकॉर्ड की गई है। नेपच्यून का एक दिन अर्थ के 16 घंटे के बराबर और नेपच्यून का एक साल अर्थ के 165 सालों जितना लंबा है। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपके नॉलेज में ज़रूर कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।